सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बस इसमें वो समझना पड़ेगा कि ये यहाँ पर बैचेस वाला कॉन्सेप्ट है। तो जब बैचेस वाला कॉन्सेप्ट आता है तो हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जहां पर हमने एक बैच में अगर 100 यूनिट्स बना रहे हैं और टोटल हमें 1600 यूनिट्स बनानी पड़ रही है तो नंबर ऑफ बैचेस वहां पर 16 हो जाते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट को एक ऑर्डर मिला है 600 यूनिट्स बनाने का और हम एक बैच में 200 यूनिट्स बना रहे हैं। उस 200 यूनिट्स जो हमने बनाई है उन 200 यूनिट्स का पर यूनिट डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। एक यूनिट बनाने के अंदर इतना स्क्वायर मीटर डायरेक्ट मटेरियल लगा। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 15 स्क्वायर मीटर डायरेक्ट मटेरियल लगा, जिसकी कॉस्ट है 80 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। पर यूनिट बनाने में डिपार्टमेंट 1 को 8 आवर्स का टाइम लग रहा है और पर यूनिट यानी एक यूनिट बनाने में डिपार्टमेंट 2 को 100 आवर्स का टाइम लग रहा है। डिपार्टमेंट 1 चार्ज कर रहा है 75 रुपीज पर आवर और डिपार्टमेंट 2 चार्ज कर रहा है 100 रुपीज पर आवर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना तो डिपार्टमेंट 1 को 8 आवर्स का टाइम लग रहा है और डिपार्टमेंट 2 को 100 आवर्स का टाइम लग रहा है एक यूनिट के प्रोडक्शन के अंदर। तो डिपार्टमेंट 1 75 रुपीज पर आवर चार्ज कर रहा है और डिपार्टमेंट नंबर 2 100 रुपीज पर आवर चार्ज कर रहा है। उसके अलावा हमें वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए हैं कि जितनी भी हमारी लेबर आएगी उसका 25% हमारे वेरिएबल ओवरहेड है। और साथ में क्वेश्चन ये भी मेंशन कर रहा है कि दोनों डिपार्टमेंट्स का लर्निंग रेट अलग अलग है। डिपार्टमेंट 1 का लर्निंग रेट है 80%, जिस पर बी की वैल्यू होती है माइनस का 0.322 और डिपार्टमेंट बी का लर्निंग रेट है 70%। तो 70% के लिए हम वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। तो 70% के लिए जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0.7 का लॉग डिवाइडेड बाय 0.30103 तो ये हो जाएगा 0.154। बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 0.154। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये बी की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास गिवन नहीं है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं लॉग 0.7 डिवाइडेड बाय लॉग 2 करके ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी अपनी। तो चलो हमें लेबर कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करनी है तो ठीक है, कर लेते हैं हम लेबर कॉस्ट। पहले हम डिपार्टमेंट 1 के लिए कर लेते हैं, फिर हम डिपार्टमेंट 2 के लिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं फॉर डिपार्टमेंट 1। डिपार्टमेंट 1 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, कैलकुलेशन ध्यान से ऑब्जर्व करना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इनिशियल बैच में 200 यूनिट्स बनाई और पर यूनिट बनाने में एक यूनिट बनाने में हमें टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स। हमें एक यूनिट बनाने में 8 आवर्स का टाइम लग रहा है। तो अगर हमने 200 यूनिट बनाई यानी हमने फर्स्ट बैच बनाया होगा तो फर्स्ट बैच को प्रोड्यूस करने में हमें टाइम लगा होगा 1600 आवर्स। तो मुझे इस क्वेश्चन को देखो स्टार्ट ऐसे करना पड़ेगा। एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट बैच को प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगा होगा। तो फर्स्ट बैच को प्रोड्यूस करने का टाइम निकालेंगे। फर्स्ट बैच में हमने बनाई है 200 यूनिट्स और एक यूनिट को बनाने में लग रहे हैं 8 आवर्स। तो फर्स्ट बैच के प्रोड्यूस करने में हमें लगे होंगे 1600 आवर्स। ये हमारा फर्स्ट बैच का टाइम निकल कर आया। अगर हमें फर्स्ट बैच का टाइम पता लग गया है और हमें 600 यूनिट्स बनानी है तो 600 यूनिट्स का मतलब हो गया 3 बैचेस। हमें प्रोड्यूस कितनी करनी है, हमारा प्रोडक्शन होने वाला है 600 यूनिट्स का। और अगर हम एक बैच में 200 यूनिट्स बना रहे हैं तो इसका मतलब हमें 3 बैचेस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो हमारी जो एक्स की वैल्यू होगी ना
वो 3 के बेस पर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे हमारी x की वैल्यूज, यानी हमारी x की वैल्यू हम 3 पुट करके बाकी आगे की कैलकुलेशंस करेंगे। तो फॉर्मूला रहेगा y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b। y हमें नहीं पता। फर्स्ट बैच को बनाने में कितना टाइम लग रहा है? फर्स्ट बैच को बनाने में लग रहा है 1600 आवर्स इनटू x का मतलब है नंबर ऑफ बैचेस, दैट इज 3। और फर्स्ट डिपार्टमेंट है ना, उसका लर्निंग रेट 80% है। डिपार्टमेंट नंबर 1 का जो लर्निंग रेट है ना वो 80% है। तो अगर डिपार्टमेंट नंबर 1 का लर्निंग रेट 80% है तो बी हो जाएगा माइनस का 0.322। बस हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 1600 इंटू 0.322, सॉल्व करें 3 की पावर 0.322 नेगेटिव, ये हो जाएगी 0.70। ठीक है, ये हो जाएगी 0.702। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1600 से तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1123 आवर्स, 1123.27। हमारा रिजल्ट आएगा 1123.27। अच्छा, ये हमारी y की वैल्यू आई है और y का मतलब ये हमारी एवरेज वैल्यू आई है। तो अगर हमने एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर ही ली है तो हमें टोटल वैल्यू भी निकाल लेनी पड़ेगी। हम यहां पर टोटल टाइम भी कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई हमें टोटल टाइम कितना लग रहा है इस बैच, तीनों बैच को मिलाकर प्रोड्यूस करने में। तो टोटल टाइम हो जाएगा 1123.27 आवर्स मल्टीप्लाई बाय, हमने बनाए हैं 3 बैचेस, तो ये हो जाएगा हमारा, इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, मल्टीप्लाई बाय 3, 3369.83। तो 3370 कर लेता हूं इसको, मैं इसको कर लेता हूं 3370 आवर्स। ये हमारे डिपार्टमेंट नंबर 1 का 600 यूनिट्स और 3 बैचेस प्रोड्यूस करने में लगने वाला टाइम आ गया है। जैसे हमने डिपार्टमेंट नंबर 1 के लिए कैलकुलेशन की, ऐसी ही कुछ कैलकुलेशन हम डिपार्टमेंट नंबर 2 के लिए भी करेंगे। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट नंबर 2 एक यूनिट बनाने में 100 आवर्स का टाइम लग रहा है। तो अगर एक यूनिट बनाने में 100 आवर्स का टाइम लग रहा है तो फर्स्ट बैच में हम बना रहे हैं 200 यूनिट्स, फर्स्ट बैच में हम बना रहे हैं 200 यूनिट्स और एक यूनिट को बनाने में अगर 100 आवर्स का टाइम लग रहा है तो हमारा टाइम निकल कर आएगा 20,000 आवर्स का। सो डिपार्टमेंट नंबर 2 में हमें एक बैच को बनाने के लिए, फर्स्ट बैच बनाने के लिए 20,000 आवर्स का टाइम लगा। तो ये हमारी एक ही वैल्यू हो गई, एक ही वैल्यू हो गई। हमें प्रोड्यूस करने हैं 3 बैचेस, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन जो हम करने वाले हैं वो 3 बैच का करने वाले हैं, 600 यूनिट्स और 3 बैचेस का हम प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो ये हमारा x हो गया। तो अभी हम y का फॉर्मूला लगा देते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b। तो y हमें नहीं पता, फर्स्ट बैच में लगने वाला टाइम 20,000 इंटू एक्स है नंबर ऑफ बैचेस 3 और b की वैल्यू मैंने तुम्हें अभी निकाल कर बताई थी, ये आ रही है हमारी 0.514 नेगेटिव। तो हम यहां पर b की वैल्यू भी फिल कर देंगे, माइनस का 0.514। तो पहले तो हम ये वाली कैलकुलेशन कर देते हैं, 3 की पावर 0.514, 3 की पावर 0.514 नेगेटिव 0.5685, और हम उसको 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एवरेज टाइम भी आ जाएगा 11,370.76।
11,370.76 आवर्स। ये हमारा एवरेज टाइम भी आ गया। अब अगर हमने एवरेज टाइम पर बैच के लिए कैलकुलेट कर लिया है तो हम इसको टोटल टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देन हमारा टोटल टाइम जो निकल कर आएगा, अगर पर बैच का टाइम निकल कर आ रहा है 11,370.76 आवर्स इनटू नंबर ऑफ बैचेस हम कर देंगे 3, तो हमारा टोटल टाइम निकल कर आएगा, इनटू 3 कर देते हैं इसको, 34,112 कर लेता हूं मैं इसको, 34,112 आवर्स। मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है, तो हमारे सेकंड डिपार्टमेंट का कुछ इस तरह से टोटल टाइम निकल कर आया है। तो अगर तुमने ये कैलकुलेशन नहीं नोट डाउन किए तो एक बार वीडियो पॉज करके यहां पर इस कैलकुलेशन को एक बार नोट डाउन कर लेना। फाइनली अभी हमें कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है, तो ठीक है चलो कॉस्ट की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा यहां पर। चलो कॉस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अच्छा, कॉस्ट की कैलकुलेशन में देखो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक यूनिट बनाने में 15 स्क्वायर मीटर का मटेरियल लगा था। एक यूनिट बनाने में 15 स्क्वायर मीटर का मटेरियल लगा था और 1 स्क्वायर मीटर की वैल्यू थी 80 रुपीज। ठीक है, और हमने 600 यूनिट्स बनाई है। तो देखो, अब चाहो तो टेबल बना लो। ठीक है, एक तरफ हम लिख देते हैं डायरेक्ट मटेरियल, ये तो पर्टिकुलर्स हो गए, बीच में हम कैलकुलेशन कर देंगे और लास्ट में जो भी उसका अमाउंट आएगा वो अमाउंट हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो पर यूनिट 15 मीटर स्क्वायर मटेरियल लग रहा है, पर स्क्वायर मीटर की वैल्यू 80 रुपीज है, तो ये तो एक यूनिट का मटेरियल हुआ और हमने बनाई है 600 यूनिट्स। अगर इसको पर बैच के लिए बोलते हैं कि ये जो मटेरियल है पर बैच का है, तब तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये जो मटेरियल है एवरेज यूनिट का है। एवरेज यूनिट का मतलब पर यूनिट, पर बैच नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको 600 यूनिट से मल्टीप्लाई किया। तो 15 8 है 12 6 नहीं बता 7,20,000 रुपीज हो जाएगा। 7,20,000 रुपीज हमारा ये हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के बाद में लेबर आ जाएगी। अच्छा, लेबर जो आएगी वो दोनों ही डिपार्टमेंट की आएगी, डिपार्टमेंट 1 की भी आएगी और डिपार्टमेंट 2 की भी आएगी। तो एक तरफ तो हम डिपार्टमेंट 1 की एंट्री कर देते हैं और एक तरफ हम डिपार्टमेंट 2 की एंट्री कर देते हैं। अच्छा, डिपार्टमेंट 1 में हमने 3370 आवर्स काम किया और डिपार्टमेंट नंबर 2 में हमने 34,112 आवर्स काम किया। डिपार्टमेंट 1 में लेबर चार्ज कर रही है 75 रुपीज पर आवर और डिपार्टमेंट 2 में लेबर चार्ज कर रही है 100 रुपीज पर आवर। तो एक हम कैलकुलेशन कर देंगे इंटू 75 रुपीज और एक हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी इंटू 100 रुपीज पर आवर। अच्छा, 100 रुपीज वाली कैलकुलेशन में तो क्या होगा, डबल जीरो और लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 34,11,200 34,11,200। ठीक है, और डिपार्टमेंट 1 की कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3370 इंटू 75, 2,52,750 रुपीज, 2,52,750 रुपीज। ये डिपार्टमेंट 1 की लेबर कॉस्ट हो गई। अच्छा, एक हमारे पास क्वेश्चन में लास्ट गिवन है वेरिएबल ओवरहेड्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेबर जितनी लग रही थी ना उसका 25% वेरिएबल ओवरहेड लगने वाले हैं। ठीक है, लेबर जितनी लग रही थी उसका 25% वेरिएबल ओवरहेड लगने वाले हैं। तो हम दोनों लेबर्स को ऐड कर देते हैं, तो इसमें 34 लाख
11,200 कर लेते हैं, तो 36, 63, 950, 36, 63, 950, ये टोटल हमारी लेबर है। 36, 63, 950 रुपीज की हमारी लेबर है। और लेबर कितना, ओवरहेड कितने लग रहे हैं लेबर का? 25%। तो 25% मतलब डिवाइड बाय 4 कर दे, तो 9,15,987 रुपीज, 9,15,988 कर देते हैं, 9,15,988 रुपीज। हमने इसको भी राउंड ऑफ कर लिया। बस हमें इन सबको ऐड करना है और हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हम यहां पर टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, और अगर हम चाहें, वैसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में, हम यहां पर एवरेज कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। 7,20,000 प्लस 2,52,750 प्लस 34,11,200 प्लस 9,15,988, 52,99,938, 52,99,938। और टोटल कॉस्ट को अगर हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दें, वैसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर हम इसको 600 यूनिट से डिवाइड कर दें तो हमारी एवरेज कॉस्ट भी आ जाएगी 8833.23, 8833.23। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो पहले तो हमने दोनों डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग टाइम की कैलकुलेशन कर ली। एक बार हमें टाइम पता लग गया तो हमने मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड ऐड करके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, वैसे तो आसान क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में ज्यादातर क्वालिटेटिव डेटा यूज किया हुआ है, थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहां पर इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है नहीं। तो हम स्टार्ट करें हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, एक कार बाइक का मैन्युफैक्चरर है। यहां पे कार मैन्युफैक्चरर मान लो, ठीक है, क्योंकि कार के बारे में बात की गई है। तो एक कार मैन्युफैक्चरर है, उसने अपने प्रोडक्ट्स को रिकॉल कर लिया है, वापस से मंगा लिया है, क्योंकि उसको पता लगा है कि उसके ब्रेकिंग मैकेनिज्म में कुछ डिफेक्ट है, और उसने अपनी 3 साल पुरानी सारी कार्स को डीलर के पास वापस मंगा लिया है। कंपनी ने कार ओनर्स को लेटर भेजा है कि डीलर के पास जाकर वो रिपेयर करवा ले, और रिपेयर कराने के लिए उनको कोई पैसा डीलर को नहीं पे करना पड़ेगा। कंपनी को एक बात पता लगी कि उनके कार के ब्रेकिंग मैकेनिज्म में कुछ डिफेक्ट है, तो उस ब्रेकिंग मैकेनिज्म को सही करवाने के लिए लास्ट 3 साल में उन्होंने जितनी भी कार्स बेची थी उन सारे कार ओनर्स को उन्होंने लेटर भेजा है, और लेटर भेजकर यह बोला है कि सारी कार आप वापस से डीलरशिप के पास ले आओ, और डीलरशिप उसको बिना किसी पैसा चार्ज किए आपको रिपेयर करके दे देगा। अच्छा, यह पैसा कस्टमर से तो चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या यह पैसा डीलर अपनी जेब से पे करेगा? नहीं, इसका पैसा कंपनी खुद पे करेगी डीलर को, डायरेक्टली डीलर को पे करेगी, कस्टमर को उसको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई है कि वो डीलर को एक फिक्स अमाउंट पे करेगी हर रिपेयर का, और वो फिक्स अमाउंट रहने वाला है 7,000 रुपीज। अच्छा, उन्होंने ये जो अमाउंट डिसाइड किया है, इस अमाउंट को डिसाइड करने के लिए कंपनी ने खुद ही कई सारे रिपेयर करके देखे हैं, और उन्होंने ये पता लगाया है कि 7,000 रुपीज एक रीजनेबल प्राइस है। कंपनी ने क्या किया है, खुद ने ही इन हाउस काफी सारे रिपेयर किए हैं, और उन्होंने ये देखा है कि जो ये रीजनेबल ऑफर दिया जा रहा है ना, 7,000, ये 7,000 रुपीज का ऑफर दिया जा रहा है ना पर रिपेयर, वो रीजनेबल है। और इसके लिए फ्लैट 1,700 रुपीज पर आवर उन्होंने बोला है कि फ्लैट 1,700 रुपीज पर आवर हमसे ले जाओ, एक रिपेयर का टोटल 7,000 रुपीज हमसे ले जाओ, और हम इतना पे करने को रेडी है क्योंकि हमने चेक करके देखा है कि इतना रीजनेबल है, और लर्निंग परसेंटेज निकलकर आ रहा है। ये जो डेटा दिया हुआ है ना, ये डेटा कंपनी का दिया हुआ है,
कंपनी का लर्निंग परसेंटेज निकलकर आ रहा है 90। अब जरूरी थोड़ी है कि कंपनी का लर्निंग परसेंटेज और डीलर्स का लर्निंग परसेंटेज सेम ही निकल कर आए। कंपनी के हो सकता है काम करने वाले वर्कर्स के अंदर स्किल्स ज्यादा हो तो उनको उनका लर्निंग परसेंटेज 90 निकल कर आ रहा है। हो सकता है डीलर के पास काम करने वाले रिपेयरमैन है, उनका लर्निंग कम है तो उनका 95 निकल के आए, या उनके डीलर के पास काम करने वाले वर्कर अच्छे हैं तो उनका 80% ही निकल कर आ जाए, 75% ही निकल कर आ जाए। ठीक है, अभी ये हमें नहीं पता, लेकिन कंपनी बोल रही है 90% लर्निंग रेट, एक रिपेयर का 7000, फ्लैट रेट है 1700 रुपीज पर आवर। ठीक है, अच्छा, ऐसा इवेंट होने के बाद डीलर्स ने रिपेयरिंग को स्टार्ट कर दिया और कंपनी को एक कंप्लेंट मिली अलग अलग डीलर से। और क्या रिपोर्ट मिली, क्या कंप्लेंट मिली कि डीलर के यहां पर जो वर्कर है ना वो काम करने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि 1700 रुपीज पर आवर या 7000 रुपीज टोटल रिपेयर कॉस्ट कम पड़ रही है। ठीक है, ये रेट अच्छी नहीं है, ये बहुत कम है और वो काम करने से मना कर रहे हैं। एक डीलर ने तो इसका डेटा भी कलेक्ट किया है और उन्होंने ये डेटा कंपनी को भेजा है। क्या डेटा भेजा है कि 3 मैकेनिक्स काम कर रहे थे, हर एक मैकेनिक ने 2-2 रिपेयर कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट यूनिट को रिपेयर करने में 9.6 आवर्स का टाइम लगा। अब दूसरी रिपेयर भी तो कंप्लीट हुई है, लेकिन फर्स्ट रिपेयर में जितना टाइम लगा हमने उसमें जो चीज सीखी है, सेकंड रिपेयर में टाइम थोड़ा कम निकल कर आया, 7.2 आवर्स ही निकल कर आया। अब डीलर बोल रहा है कि उन्हें 7000 रुपीज नहीं चाहिए, डीलर ये बोल रहा है कि उन्हें 8500 रुपीज चाहिए। अब तुम लोग इस सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करके एक रिपोर्ट बनाओ। अभी क्या चल रहा है इस पूरे क्वेश्चन में, मैं रिवाइज करवा देता हूं। एक कंपनी ने ये देखा कि उसके कार के ब्रेकिंग मैकेनिज्म में प्रॉब्लम है, तो उसने अपनी 3 साल पुरानी सारी कार्स को मंगवा लिया और कहा कि आप ओनर्स को कहा कि आप कार को डीलर के पास ले जाओ और जो भी उसका डिफेक्ट है डीलर उसको दूर करेगा और आपको कस्टमर को कोई पे नहीं करना पड़ेगा। और इसके लिए डीलर को कंपनी पे करने वाली थी। अब कंपनी ने क्या किया, इन हाउस कुछ रिपेयर्स की और रिपेयर्स करके ये देखा कि कंपनी के लोगों की लर्निंग परसेंटेज 90% निकल कर आई है। और कंपनी ने कुछ रिपेयर्स करने के बाद में ये बोला कि 7000 रुपीज एक रिपेयर का वो पे करेंगे, जिसका फ्लैट रेट होगा 1700 रुपीज पर आवर, और ये रीजनेबल है। इसके बाद डीलर ने रिपेयर्स करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बहुत सारे डीलर्स ने कंपनी को रिपोर्ट किया कि उसके जो वर्कर है वो बोल रहे हैं कि 7000 रुपीज पर रिपेयर बहुत कम है और वो काम करने से मना कर रहे हैं। अब हमें उन्होंने बोला, अच्छा, एक कंपनी ने तो, एक डीलर ने तो 3 वर्कर्स की रिपोर्ट भी भेजी है कि फर्स्ट यूनिट 9.6 आवर्स में रिपेयर हुई थी और सेकंड यूनिट 7.2 आवर्स में रिपेयर हुई है, और उन्होंने बोला कि 7000 रुपीज कम है, हमें थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट मिलना चाहिए, 8500 रुपीज मिलना चाहिए। अब तुम लोग जा रहे हो इन्वेस्टिगेट करने। अब इन्वेस्टिगेट करने पे तुम्हें यहां पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ जिनका तुम्हें इस सिचुएशन में आंसर करना है। अब क्वेश्चन की लिस्ट क्या क्या हो सकती है? यह हो सकती है कि कंपनी का जो लर्निंग रेट 90% है, क्या वो सही है? डीलर्स का जो भी लर्निंग रेट निकलकर आ रहा है, क्या वो सही है? कितनी रिपेयर्स हमें करनी है? क्योंकि 3 साल की कार्स का बड़ा नंबर होने वाला है, छोटा नंबर नहीं होने वाला। अगर एक कंपनी अपनी 3 साल की कार्स को रिकॉल कर रही होगी तो 40-50 हजार, 60 हजार, 70 हजार, 1 लाख यूनिट तक वो कार हो सकती है। तो इतनी सारी कार को रिकॉल कर रही होगी तो बड़ा नंबर है। उसके अलावा क्या कंपनी जो 7000 रुपीज पे कर रही है वो जस्टिफाइड है या नहीं है, या फिर डीलर जो 8500 रुपीज मांग रहा है वो जस्टिफाइड है या नहीं है, रिपेयर करने में टाइम कितना लग रहा है और धीरे धीरे वो टाइम कम होके किस पोजीशन पर जाकर सेटल होने वाला है। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके हमें आंसर्स करने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिख दिए हैं। मैंने ऑलरेडी तुम्हारे जो नोट्स है ना, उन नोट्स में भी ये सारे क्वेश्चंस यहां पर लिख दिए। एक ये कॉमा थोड़ा सा गलत लगा हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हारे नोट्स में लिख दिए कि हमें किन किन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो ये हमारा ए पॉइंट का सॉल्यूशन हो गया।
अब पॉइंट बी का सॉल्यूशन करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट 24th क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमें कुछ कैलकुलेशन करके यहां पर बताना पड़ेगा कि क्या 8500 जो डीलर मांग रहे हैं वो सही है या नहीं है, हमें ये बताना पड़ेगा। अच्छा देखो क्या क्या हमें क्वेश्चन में डेटा गिवन है। जो कंपनी की लर्निंग रेट निकल कर आई है ना, कंपनी की लर्निंग रेट वो निकल कर आई है 90%। कंपनी ने जो अपनी इन हाउस किया है रिपेयर, उसकी लर्निंग रेट निकल कर आई है 90%। अच्छा इसके अलावा डीलर की जो लर्निंग रेट निकल कर आई है वो हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? हमने आज ही देखा है 2 यूनिट्स में लगने वाला टाइम डिवाइडेड बाय 1 यूनिट में लगने वाला टाइम। तो हमें क्वेश्चन में 2 यूनिट और 1 यूनिट का टाइम दिया हुआ है, उसके बेस पर हम डीलर की लर्निंग रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला रहेगा वही, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2n यूनिट्स डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस n यूनिट्स। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2n यूनिट्स डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस n यूनिट्स। अच्छा डीलर के अकॉर्डिंग सेकंड यूनिट 7.2 आवर्स में बन गई और फर्स्ट यूनिट को रिपेयर करने में 9.6 आवर्स का टाइम लगा। तो सेकंड यूनिट तो 7.2 आवर्स में रिपेयर हुई है और फर्स्ट यूनिट 9.6 आवर्स में रिपेयर हुई थी। तो 12×6=72, 12×6 तो ये हो जाएगा लगभग 75%, 3/4, हाँ 75% हो जाएगा। 0.75 और 75%। तो इसका मतलब डीलर की लर्निंग रेट तो ज्यादा बेटर निकल कर आई है। कंपनी ने तो लर्निंग रेट को 90% माना था और यह बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लर्निंग रेट जितना कम होगी उतना ही बेटर होती है, क्योंकि उतना ही कम टाइम लगेगा। 90% लर्निंग रेट का मतलब टाइम 10% कम हो जाएगा और 75% लर्निंग रेट का मतलब है टाइम 25% कम हो जाएगा। तो इसका मतलब डीलर की लर्निंग रेट ज्यादा बेटर निकल कर आई है। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा लिखेंगे, डीलर्स लर्निंग रेट is far better than company's learning rate। अच्छा हम आगे की कैलकुलेशन करें उसके लिए मेरे को है ना यहां पर एक बार बी की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 90% पे तो मुझे बी की वैल्यू पता होती है। 90% पे बी की वैल्यू होती है माइनस का 0.152। यहां पर भी मैं बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। तो इसकी बी की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? 0.75 का लॉगरिथम डिवाइडेड बाय log 2 की वैल्यू होती है 0.30103। तो ये हो गई 0.415 नेगेटिव। माइनस का 0.415। ठीक है सॉरी, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अच्छा कंपनी ने एक रिपेयर के लिए कितना टाइम अलॉट किया था, हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो एक लर्निंग रेट वाली कैलकुलेशन हो गई। नेक्स्ट कैलकुलेशन समझो, टाइम अलॉटेड बाय, जो कंपनी ने एक रिपेयर के लिए टाइम अलॉट किया था बाय कंपनी फॉर 1 रिपेयर। एक रिपेयर के लिए जो टाइम अलॉट किया था उसको सुनो ध्यान से। कंपनी एक रिपेयर का कितना पे कर रही थी? कंपनी एक रिपेयर का पे कर रही थी 7,000 रुपीज डिवाइडेड बाय फ्लैट रेट कितनी थी? फ्लैट रेट थी 1,700 रुपीज पर आवर। मान लो तुम मेरे को एक क्लास का 4,500 रुपीज पे कर रहे हो टोटल। तो मेरे को एक क्लास का एक ऐसा मान लो एक चैप्टर का 4,500 रुपीज पे कर रहे हो और वो चैप्टर का पर आवर तुम मुझे पे कर रहे हो 1,500 रुपीज। तुम मेरे को एक चैप्टर का 4,500 रुपीज पे कर रहे हो और पर आवर का 1,500 रुपीज पे कर रहे हो। इसका मतलब तुम ये सोच के चल रहे हो कि मेरा वो चैप्टर 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा।
तभी तो तुम 1500 इंटू 3 4500 रुपीज मुझे पे कर रहे हो। तो अगर कंपनी लेबर को टोटल 7000 रुपीज पे कर रही है और पर आवर का 1700 रुपीज पे कर रही है, तो कंपनी मान के चल रही है कि लेबर को कितना टाइम लगेगा, 4.12 आवर्स लगने वाले हैं। 4.12 आवर्स लगने वाले हैं एक रिपेयर करने के अंदर। एक रिपेयर करने में 4.12 आवर्स लगने वाले हैं। बस हमें यह पता लगाना है कि हम 4.12 आवर्स को कितनी यूनिट्स पर अचीव कर लेंगे। हमें यह पता लगाना है कि 4.12 आवर्स को हम कितनी यूनिट्स पर अचीव कर लेंगे। तो इसीलिए एक और कैलकुलेशन होगी, दैट इज, ये तो देखो हमारी फर्स्ट कैलकुलेशन हो गई, ये हमारी हमने सेकंड कैलकुलेशन कर दी है, और अभी हम हमारी थर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं कि अगर एक यूनिट में 4.12 आवर्स लगे तो हमें कितनी यूनिट्स रिपेयर करनी पड़ेगी, यानी हमें नंबर ऑफ यूनिट x निकालना है यहां पर इसमें। तो y का फॉर्मूला होता है ax की पावर b। तो y इज इक्वल टू, फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम है 9.6, क्योंकि डीलर को फर्स्ट यूनिट में 9.6 आवर्स का टाइम लगा। नंबर ऑफ यूनिट्स हमें नहीं पता, y की वैल्यू हमें पता है। देखो y की वैल्यू पता है, फर्स्ट ये एवरेज आया है, ये ठीक है, ये एवरेज आया है अपना पर रिपेयर, ठीक है। और यहां पर भी ये 1 लिखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, यहां पे लिख देंगे हम यूनिट, यहां पे हम लिख देंगे यूनिट, यानी एवरेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। और एवरेज हमारा कितना निकल कर आया है, एवरेज हमारा निकल कर आया है 4.12 आवर्स, ठीक है। एवरेज हमारा निकल कर आया है 4.12, और x b की वैल्यू हमारी निकल कर आई है माइनस का 0.415। ये 9.6 अपना साइड चेंज करके इधर आएगा, तो 4.12 डिवाइडेड बाय 9.6, ये हो जाएगा अपना 0.4289 या 0.429 भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 0.4289, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं 0.4289। अब ये हमने पहले भी देखा है कि पावर जब अपना साइड चेंज करके दूसरी तरफ आती है तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है, लेकिन उसका साइन एज इट इज बना रहता है। तो ये पावर भी अपन साइड चेंज करके दे ले आएंगे, तो माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 0.415, ये पावर हो गई इस तरफ, और इस तरफ रिमेनिंग बचेगा सिर्फ x, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.415, ये हो जाएगा अपना, अच्छा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्या, 1 डिवाइडेड बाय 0.415, 2.41 कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.4289 की पावर माइनस का 2.41 इज इक्वल टू x। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.4289 की पावर 0.4289 की पावर 2.41 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 7.69 यूनिट्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 8 यूनिट्स। अब ध्यान से सुनो, कंपनी की लर्निंग रेट इतनी अच्छी नहीं है जितनी डीलर की लर्निंग रेट है, क्योंकि डीलर की लर्निंग रेट 75% निकल कर आई है। ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा, कंपनी फ्लैट रेट पे कर रही है 1700 रुपीज पर आवर और टोटल पे कर रही है 7000 रुपीज। तो कंपनी ये मान के चल रही है कि एक रिपेयर 4.12 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगी एक रिपेयर। हमें बस ये पता लगाना था कि हम क्योंकि फर्स्ट यूनिट में तो 9.6 आवर्स लग रहे थे, लेकिन हमारी लर्निंग की वजह से धीरे धीरे वो टाइम कम हो जाएगा।
तो हमें यह पता लगाना था कि अगर फर्स्ट यूनिट बनाने में 9.6 आवर्स लग रहे हैं तो कितनी यूनिट बनाने के बाद हमारा टाइम 4.12 आवर्स हो जाएगा। तो हमने पता लगाया कि केवल 8 यूनिट की रिपेयर करने के बाद हमारा टाइम हो जाएगा 4.12 आवर्स। 9th यूनिट पर तो और भी कम हो जाएगा, 10th यूनिट पर और भी कम हो जाएगा, 11th यूनिट पर और भी कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट हम आगे बढ़ाते जाएंगे टाइम हमारा कम होता जाएगा, लेकिन स्टिल हमें कंपनी 7,000 रुपीज ही पे करेगी। इसका मतलब यह है कि एक डीलर को केवल 8 यूनिट्स रिपेयर करवानी है और जैसे ही उसने 8 यूनिट्स रिपेयर करवाई उसका टाइम हो जाएगा 4.12 आवर्स, और जैसे ही उसका 4.12 आवर्स हुआ तो केवल 8 यूनिट्स पर ही 7,000 रुपीज जस्टिफाइड हो रहे हैं। इसका मतलब डीलर जो 8,500 रुपीज मांग रहा है ना वो सही नहीं है, क्योंकि कई हजारों यूनिट आने वाली है रिपेयर होने के लिए और हम तो केवल 8 यूनिट्स पर ही कंपनी का स्टैंडर्ड अचीव कर रहे हैं। तो अगर एक डीलर केवल 8 यूनिट्स पर ही कंपनी का स्टैंडर्ड अचीव कर रहा है, हो सकता है शुरुआत में ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन इतनी अच्छी लर्निंग रेट है कि हम केवल 8 यूनिट्स पर ही उसको अचीव कर लेंगे। तो अभी तो हमें 9, 10, 11, 12, 50, 100, 200, 500 यूनिट्स रिपेयर करनी है, तब तो कितना फायदा है। तो इसका मतलब 7,000 रुपीज सही डीलर यानी कंपनी 7,000 रुपीज जो पे कर रही है वो सही है, जस्टिफाइड है। 8,500 रुपीज थोड़ा सा ज्यादा है। अब यही सजेशन हमें थर्ड पार्ट में लिखना था, यही सजेशन हमें थर्ड पार्ट में लिखना था, हमारे थॉट्स बताने थे। तो ये सजेशन मैंने यहां पर लिख दिया है कि हम केवल 8 रिपेयर्स करके, देखो हमारा भी 8 यूनिट्स आंसर आया, कि हम केवल 8 रिपेयर्स करके इस टाइम को अचीव कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ रिपेयर्स हमें नहीं पता, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिपेयर्स कुछ हजार होने वाली है। इसीलिए डिमांड जो वर्कर्स कर रहे हैं ना वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि हम 8 यूनिट्स पर ही वो अचीव कर लेंगे। उसके बाद तो एक्चुअल लेबर आवर्स और भी कम होते जाएंगे और वर्कर को और भी अच्छा पैसा पे मिलता रहेगा अगर हम उनको केवल 7,000 रुपीज भी पे करें तो इसका मतलब है 7,000 रुपीज एक अच्छी रेट है, उसको बढ़ाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यह हमारा फाइनल कंक्लूजन है। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है जून 24 का, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पॉइंट। ऐसा ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं नोट्स पे इंक्लूड करना भूल गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे अलग से कॉपी पेस्ट किया है, तुम्हारे एग्जाम पेपर से निकाल के डायरेक्ट यहाँ पर मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 25 डेज अ मंथ काम कर रहे हैं, 8 आवर्स पर डे काम कर रहे हैं। उनका डाउन टाइम है 25%, यानी जितना भी उनका अवेलेबल टाइम है उसमें से 25% टाइम हम कम कर देंगे तो हमारा वर्किंग टाइम निकल कर आ जाएगा। हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, एकदम ये क्वेश्चन नंबर 15 जैसा ही है। तो हमारा वर्किंग टाइम निकल कर आ जाएगा। जैसे ही हमारा वर्किंग टाइम निकल कर आ जाएगा हम बाकी सारी कॉस्ट को देखेंगे। तो बाकी सारी कॉस्ट, उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें बनानी है 30 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट बनाने में हमें 40 आवर्स का टाइम लग रहा है। हमारा लर्निंग रेट है 90%, जिस पर वैल्यू हमें गिवन है। एक यूनिट का मटेरियल, एवरेज मटेरियल दिया हुआ है, एवरेज लेबर कॉस्ट गिवन है, एवरेज ही वेरिएबल ओवरहेड गिवन है, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड टोटल की फॉर्म में है। तो हम जो ये अवेलेबल टाइम, वर्किंग टाइम कैलकुलेट करते हैं ना, इसको फिक्स्ड ओवरहेड को पर यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सॉल्व करते हैं। उसके अलावा हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है 30 यूनिट्स की। टोटल कॉस्ट पर यूनिट नहीं होता है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट होगा ये। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है 30 ऑर्डर्स की। हमें एक और ऑर्डर मिला है 40 यूनिट्स का, तो उसके लिए भी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो चलो कैलकुलेशन करते हैं इसकी। ये जून 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पॉइंट।
सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे 10 वर्कर्स 8 आवर्स पर डे और 25 डेज अ मंथ काम कर रहे हैं। हमारे वर्कर्स 10 वर्कर्स 8 आवर्स पर डे और 25 डेज अ मंथ काम कर रहे हैं, तो हमारा अवेलेबल टाइम निकल कर आ जाएगा 25 अट्ठे 200 2000 आवर्स। इस 2000 आवर्स में से 25% हमारा डाउन टाइम चल रहा है। हम उस 25% टाइम में काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा वर्किंग टाइम निकल कर आएगा 2000 आवर्स माइनस 25%, यानी हो गया 25 दूने 50, 1500 आवर्स। 500 घंटे माइनस कर देंगे तो ये 1500 आवर्स आ जाएगा। अब ये 1500 आवर्स किस में काम आएगा? ये काम आएगा फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन में, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड 7500 रुपीज पर मंथ दिए हुए हैं पूरे महीने के। अगर हम उसको आवर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हम पूरे महीने में 1500 आवर्स काम कर रहे हैं। फिक्स्ड ओवरहेड आ रहे हैं पर मंथ 7500 और पूरे महीने में हम काम कितना कर रहे हैं? पर मंथ 1500 आवर्स। तो हम फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर में यहां पर कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितने आ रहे हैं? 7500 रुपीज आ रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड के, और नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितने निकल कर आ रहे हैं? 1500 आवर्स। तो ये हो जाएगा ₹5 पर आवर। तो बाकी सारे जो हमें कॉस्ट गिवन थे, बाकी सारी कॉस्ट पर यूनिट पर आवर यानी एवरेज की फॉर्म में गिवन थी। हमने अभी ये सारी कैलकुलेशन करके फिक्स कॉस्ट को भी एवरेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि 30 यूनिट्स बनाने की एवरेज कॉस्ट निकालकर बताओ। तो ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं कि 30 यूनिट्स बनाने की एवरेज कॉस्ट कितनी निकल कर आएगी। पहले हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। टाइम टू प्रोड्यूस 30 यूनिट्स। पहले हम टाइम की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा y इज इक्वल टू ax की पावर b। y इज इक्वल टू फर्स्ट यूनिट में लगे हैं 40 आवर्स, ये देखो ये रहे। फर्स्ट यूनिट में लगे हैं 40 आवर्स, लर्निंग रेट है 90% और नंबर ऑफ यूनिट्स है 30। अब हमें ये कैलकुलेशन नहीं करनी है क्योंकि ये एग्जाम का क्वेश्चन है ना, तो डेफिनेटली इसका हिंट में कुछ ना कुछ गिवन होगा। तो इसका हिंट में ये देखो ये गिवन है 30 की पावर 0.152 नेगेटिव आ रहा है 0.596। तो हमें इसकी वैल्यू पता लग गई। y इज इक्वल टू 40 इंटू 0.596 इंटू 40, तो ये हो जाएगा 23.84 आवर्स पर यूनिट, क्योंकि ये एवरेज है ना। 23.84 आवर्स पर यूनिट। अच्छा, पर यूनिट का टाइम हमें पता लग गया, तो हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? 23.84 आवर्स पर यूनिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 यूनिट से, तो हमारा टोटल टाइम भी निकल कर आ जाएगा इंटू 30, 715.2 आवर्स। 715.2 आवर्स। अच्छा, अगर हमारा टोटल टाइम निकल कर आ गया है तो बस हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो हम इस साइड पर कॉस्ट की कैलकुलेशन भी कर देते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट के लिए वही टेबल बना लेंगे। तो टेबल में एक कॉलम तो हम बना देंगे
मटेरियल, एक कॉलम तो हम बना देंगे पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बना देंगे हम कैलकुलेशन का, और एक कॉलम बना देंगे हम अमाउंट का। फर्स्ट कॉलम वही पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम कैलकुलेशन का, और तीसरा कॉलम अमाउंट का। तो सबसे पहला है मटेरियल। मटेरियल कितना लग रहा है? 60 रुपीज पर यूनिट, और हमने बनाई है 30 यूनिट्स, तो हमारा मटेरियल लग रहा है 60 रुपीज पर यूनिट, और हमने प्रोड्यूस की है 30 यूनिट्स, तो हमारा मटेरियल लग गया 1800 रुपीज का। मटेरियल के बाद नेक्स्ट हमारे लेबर के चार्ज आएंगे। अच्छा, लेबर हमने की है 715.2 आवर्स, हमारी लेबर ने काम किया है 715.2 आवर्स। लेबर के बाद वेरिएबल ओवरहेड है और फिक्स्ड ओवरहेड भी है, और इन सब में है ना टाइम ही लिया गया है। इन सब का बेस जो है ना वो पर आवर है, तो टाइम ही सब में लिया गया है। तो मैं यहां पर भी 715.2 लिख देता हूं, और यहां पर भी मैं 715.2 लिख देता हूं। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड तो है ₹5 पर आवर, ये हमने यहां पर कैलकुलेट किया था, तो फिक्स्ड ओवरहेड तो हम यहां पर लिख देते हैं। तो 715.2 इंटू 5, 3576 रुपीज। फिक्स्ड ओवरहेड तो हो गए 3576। मटेरियल मटेरियल है 6 रुपीज और वेरिएबल ओवरहेड है 2 रुपीज। मटेरियल है लेबर है, सॉरी, लेबर है 6 रुपीज पर आवर, और वेरिएबल ओवरहेड है ₹2 पर आवर। तो ये आ रहा था हमारा, इनटू इसको कर देंगे 6 से, 4291.2, तो ये हो जाएगा 4291.2, और ये हो जाएगा 1430.4, इंटू 2 करना है इसको, तो ये हो जाएगा 1430.4। बस इसको ऐड करेंगे, हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट प्लस 1800 प्लस 1430.4 प्लस 3576, 11,097.6, ये आ जाएगी 11,097.6। ये टोटल हो गई, और हमें टोटल के अलावा एवरेज भी निकालना है इस क्वेश्चन में। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट आ रही है 11,097.6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यहां पर है अपनी 30, तो डिवाइड बाय 30, 369.92 रुपीज पर यूनिट। 369.92 रुपीज पर यूनिट, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ये आसान लग रहा होगा तुम्हें, इतना मुश्किल नहीं है, ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो। सेकंड क्वेश्चन, कंपनी को एक और ऑर्डर मिला है 40 यूनिट्स बनाने का, जिसमें कंपनी ऐड करने वाली है 20% अपना प्रॉफिट, और अब मैंने ये पढ़ा है कि सारी नंबर्स हमें होल नंबर से राउंड ऑफ करने थे, तो ये 370 रुपीज कर लेना इसको, है ना, 370 रुपीज। इसका आंसर 370, क्योंकि होल नंबर से इसको राउंड ऑफ करना है, इसका आंसर 370 रुपीज कर लेना। चलो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें एक और ऑर्डर मिला है 40 यूनिट्स का,
अब 40 यूनिट्स का एक और ऑर्डर मिला है ना, तो हमारी टोटल लर्निंग होगी 70 यूनिट्स की। तो पहले तो हम 70 यूनिट्स का टाइम निकालेंगे और फिर 70 यूनिट्स में से 30 यूनिट्स का टाइम माइनस करेंगे, तो सेकंड ऑर्डर का हमारे पास में टाइम आ जाएगा। तो सबसे पहला काम है हमारा 70 यूनिट्स का टाइम निकालना। तो टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस 70 यूनिट्स। y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, y इज इक्वल टू फर्स्ट यूनिट में लगने वाला टाइम गिवन था हमें 40 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स है 70 की पावर 0.152 नेगेटिव। अब ये वाली वैल्यू हमें हिंट में गिवन होनी चाहिए, 70 की पावर 0.152 नेगेटिव। तो बिल्कुल गिवन है, लास्ट में गिवन है, देखो 0.524। तो अगर हमें ये वैल्यू पता लग गई है तो बस ये कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। 0.524 इंटू 40, 20.96 आवर्स, 20.96 आवर्स। ठीक है। अच्छा, एक यूनिट बनने में 20.96, या मैं इसको 21 भी कर लेता हूं, इसको 21 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिट बनने का टाइम आया, हमें बनानी है 17 यूनिट्स, 70 यूनिट, 17 क्यों बोल रहा हूं, हमें बनानी है 70 यूनिट्स। तो हमारा टोटल टाइम कितना निकल कर आएगा, 21 इंटू 70, 7 दूनी 14, 1470 आएगा निकल के, 1470 आवर्स। अच्छा, अगर तुम समझ रहे हो, ये आंसर आया है दोनों ऑर्डर्स का कंबाइंड। अगर हमें केवल सेकंड ऑर्डर का कैलकुलेशन करना है तो हमें फर्स्ट ऑर्डर का टाइम यहां पर माइनस करना पड़ेगा, और फर्स्ट ऑर्डर का टाइम मैं लिख दूंगा 715.2 हटा रहा हूं मैं उसका। ठीक है, सारी कैलकुलेशन हम राउंड ऑफ में कर रहे हैं। तो यहां पर आ जाएगा टाइम टू प्रोड्यूस सेकेंड ऑर्डर ऑफ 40 यूनिट्स। अच्छा, दोनों ऑर्डर्स में लगा है 1470 आवर्स, उसमें से हम माइनस कर देंगे फर्स्ट ऑर्डर का लगने वाला टाइम, दैट इज 715 आवर्स। तो ये हो जाएगा, इधर उधर करेंगे तो 755 आवर्स निकल कर आएगा ये। अब हमें पता लग गया कि हमें सेकेंड ऑर्डर प्रोड्यूस करने में 755 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब चलो कॉस्ट और प्रॉफिट और सेल्स वाली कैलकुलेशन कर देते हैं। तो वही टेबल बनाएंगे हम यहां पर। एक तरफ वही पर्टिकुलर्स, एक तरफ हमारा कैलकुलेशन हो जाएगी, और एक तरफ हमारी अमाउंट आ जाएगा हमारे लिए, जो भी हम कैलकुलेशन करने वाले। ठीक है, इस तरफ आ जाएगा अपना पर्टिकुलर्स, बीच में कैलकुलेशन, लास्ट में अमाउंट। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले हमारा मटेरियल एक्सपेंसेस आ जाएगा। मटेरियल लग रहा है 60 रुपीज पर यूनिट। अच्छा, मटेरियल लग रहा है 60 रुपीज पर यूनिट, हमने बनाई है 40 यूनिट्स, सेकेंड ऑर्डर में हमने 40 यूनिट्स बनाई है, तो ये निकल कर आ जाएगा हमारा 2400 रुपीज। मटेरियल के बाद लेबर, लेबर हमारी लग रही है 6 रुपीज पर आवर, हमने काम किया है 755 आवर्स, और लेबर निकल कर आई है 6 रुपीज पर आवर। तो 755 इंटू 6, 4530 आवर्स, ये निकल कर आया है 4530 आवर्स। लेबर के बाद में नेक्स्ट हमारी कैलकुलेशन होगी वेरिएबल ओवरहेड की।
वेरिएबल ओवरहेड निकल कर आया है 2 रुपीज पर आवर, क्वेश्चन में गिवन है हमें, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 15 1510 1510 रुपीज हो जाएंगे इसके। वेरिएबल ओवरहेड के बाद फिक्स्ड ओवरहेड है 5 रुपीज पर आवर, तो 755 रुपीज 755 आवर्स एंड 5 रुपीज पर आवर, ये आ जाएगा 3775 रुपीज। इन सबको ऐड करेंगे, हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इन सबको ऐड करेंगे, हमारी टोटल कॉस्ट 3775 प्लस 1510 प्लस 4530 प्लस 2400, 12,215 रुपीज, 12,215 रुपीज। ठीक है। अच्छा, अब हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी करनी है। अच्छा, प्रॉफिट बोल रहा है 20% ऑन सेलिंग प्राइस है। अगर हमारा प्रॉफिट 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब ये वाली कैलकुलेशन है ना, तुम लोगों ने इंटर में की होगी, ये वाली कैलकुलेशन तुम लोगों ने इंटर में की होगी कि अगर हमारा प्रॉफिट 20% है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, एक याद दिला देता हूं, सेल्स का मतलब होता है प्रॉफिट प्लस कॉस्ट, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर हमारा प्रॉफिट 20% है सेल्स का, तो कॉस्ट कितनी परसेंट होगी? कॉस्ट हमारी 80% होगी। तो अगर हमें हमारी कॉस्ट की वैल्यू पता है और हम उसको डिवाइड बाय 80% कर देंगे, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट आएगा सेल्स का। अगर हमें हमारा प्रॉफिट पता है, अगर हमें हमारी सेल्स पता है और हम इसको डिवाइड बाय 0.8 कर देंगे, तो ये जो नंबर निकल कर आएगा ना, 15,270 रुपीज मान लेते हैं हम इसको, 15,270 रुपीज, ये हमारी सेल निकल कर आएगी। और इसको अगर हम 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा प्रॉफिट निकल कर आएगा 3055। तो देखो, हम प्रॉफिट ऐसे निकालते हैं, देखो इसको, प्रॉफिट की कैलकुलेशन ऐसे करेंगे। हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है? टोटल कॉस्ट आ रही है 12,215। प्रॉफिट है सेल्स का 80% है, प्रॉफिट सॉरी कॉस्ट जो है वो सेल्स का 80% है, तो हमने कॉस्ट को डिवाइड बाय 80% कर दिया, तो ये 1% की वैल्यू आ जाएगी। हमें निकालनी है प्रॉफिट जो है 20%, तो इसकी वैल्यू आ रही है लगभग 3055 रुपीज आ रही है इसकी वैल्यू। ये तुम लोग इंटर में करके आए हुए हो यहां पर, ठीक है। और बस इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारी सेल्स आ जाएगी। क्या हमें सेलिंग प्राइस भी निकालनी है क्या? ये देख लेते हैं एक बार, क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालनी होगी तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, प्राइस पर यूनिट निकालनी है अपने को, तो प्राइस पर यूनिट निकालनी है तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो सेल्स आ जाएगी 12,215 प्लस 3055, 15,270 रुपीज की हमारी सेल्स आ गई। और हमारी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सेल्स को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स है यहां पर 40, डिवाइड बाय 40, तो 381.75। या मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, क्योंकि हम सारे ही नंबर राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो 382 रुपीज पर यूनिट। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अगर तुम्हें ये प्रॉफिट वाली कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है, तो मैं एक तरीका और सिखा देता हूं, ध्यान से देखो। तो एक बार ये नोट डाउन कर लेना तुम लोग, ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार ये नोट डाउन कर लेना। और अगर ये तुम्हें प्रॉफिट वाली कैलकुलेशन समझ में नहीं आई है, तो मैं तुम्हें समझा देता हूं। देखो, कॉस्ट
प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू निकल कर आता है सेल। अच्छा, हमें कॉस्ट तो पता है, कॉस्ट है 12,215, 12,215। प्रॉफिट भी हमें गिवन है 20% ऑफ सेल्स, और इस साइड पर हमारा आ जाएगा सेल्स। ये 20% ऑफ सेल्स जब इधर जाकर माइनस होगा तो उधर आ जाएगा 80% ऑफ सेल्स। इधर तो रहेगा 12,215 इज इक्वल टू दूसरी साइड पर हो जाएगा 80% ऑफ सेल्स, क्योंकि इधर 1 है और 1 में से 20% माइनस करोगे तो 80% बचेगा। अब ये सिर्फ 80% है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर तो रिमेनिंग बचेगा सेल्स, और ये 12,215 में डिवाइड हो जाएगा 80%। सो 12,215 डिवाइड बाय 80%, तो हमारी सेल्स आ जाएगी 15269 थी, 15269, बस मैंने इसको लिख लिया 15270। और अगर हमारी सेल्स आ गई है 15270, तो सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे भी तुम कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। तो हमारा ये चैप्टर लर्निंग कर्व यहां पर कंप्लीट होता है। जितने भी अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, इंटर में आए हुए क्वेश्चंस थे, मैंने यहां पर तुम्हें करवाए हैं। फाइनल वाले क्वेश्चंस भी करवाए हैं, लर्निंग रेट वाले क्वेश्चंस भी, नंबर ऑफ यूनिट वाले क्वेश्चन भी। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे, हमने यहां पर सारे क्वेश्चन क्लास में कंप्लीट कर लिए। सो आज वाली क्लास के लिए बस इतना ही काफी है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक तुम लोग अपना ध्यान रखना। थैंक यू।